डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, दिस इज़ द फोर्थ लेक्चर ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और आज हम लोग कूलम्स लॉ स्टडी करेंगे. ओके, देखो कूलम्स लॉ दरअसल बताता है कि दो चार्जेस के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन है, जिसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उस फोर्स का अमाउंट कितना स्ट्रांग या कितना वीक फोर्स लग रहा है और वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. कूलम्स ने इसको एक्सपेरिमेंटली मेज़र किया था और जिस डिवाइस से मेज़र किया था, डिवाइस का नाम है टॉर्शन बैलेंस. टॉर्शन बैलेंस, ओके, डिवाइस यूज्ड टॉर्शन बैलेंस. ओके, दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये क्या है कि कूलम्स लॉ के एप्लीकेशन का कंडीशन क्या है, यानी कूलम्स लॉ किस कंडीशन में अप्लाई होगा. लॉ तो इंपॉर्टेंट होता है, ये पूरे फिजिक्स में जितने भी लॉज आप पढ़ रहे होते हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो लॉज किस कंडीशन में एप्लीकेबल है, एंड दैट कंडीशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. ओके, तो आपको वो कंडीशन जानना है, क्योंकि अगर कंडीशन नहीं फुलफिल होगा तो लॉ का एप्लीकेशन गलत हो जाएगा वहाँ पर. तो टॉर्शन बैलेंस क्या है? Device which is used to measure electrostatic force. Okay, this is the device, torsion balance. Condition of application क्या है? Condition for the application of Coulomb's law पहला कंडीशन क्या है कि पॉइंट चार्ज होनी चाहिए. कैसे चार्ज होनी चाहिए? पॉइंट चार्ज. तो फॉर पॉइंट चार्जेस, और दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि चार्जेस एट रेस्ट. ओके, एट रेस्ट, पॉइंट चार्ज एंड चार्ज एट रेस्ट. क्लियर होगी बात. अब जो लॉ है उस लॉ को देखा जाए कि कूलम ने क्या कहा था. देखिए, कूलम ने कहा कि अगर दो चार्जेस हैं, है ना, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, suppose that q1 and q2 and the distance between their centers is r, तो उनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, यानी पहली चार्ज दूसरे पे और दूसरी चार्ज पहले पे फोर्स अप्लाई करेगी, वो फोर्स इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के, इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उनके सेंटर के बीच जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. यानी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज directly proportional to the magnitude of the product of their charges. This is first, directly proportional to the magnitude of the product of their charges and is inversely proportional to the square of the distance between their centers.
ओके। तो इस लॉ में दो इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहला पार्ट क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओके, ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। ये एक पहला पार्ट है, समझिए इसका। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लॉ, है ना। और सेकंड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ये उसका दूसरा पार्ट है ना। इसको समझना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जब आप फोर्सेस कैलकुलेट कर रहे होते हैं, है ना, तो यहाँ पर आपको सिर्फ क्या करना है, जो चार्जेस हैं उन चार्जेस के प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लेना है। इसका मतलब माइनस और प्लस चार्ज नहीं लिखना है ना, क्योंकि आपको पता है कि अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो आप जानते हैं कि इस यहाँ पर जो फोर्स होगा वो उस फोर्स का नेचर क्या होगा, रिपल्शन। दोनों अगर निगेटिव है तो भी रिपल्शन, और एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो अट्रैक्शन। तो यहाँ पे प्लस और माइनस चार्ज जो होगा वो आपको नेचर ऑफ द फोर्स बताएगा, जो कि आपको पहले ही पता है कि दोनों पॉजिटिव दोनों निगेटिव रिपल्शन, एक पॉजिटिव एक निगेटिव अट्रैक्शन। तो यहाँ पे फोर्स को का अमाउंट ऑफ रिपल्शन और फोर्स का अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा वो कैलकुलेट करना, इसलिए साइन के चक्कर में नहीं आना है, ठीक है। दूसरी बात, न सिर्फ ये चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है कि कितना है, बल्कि उनके सेंटर्स के बीच, जैसे ये सब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम बताना चाह रहे हैं कि आपको जो डिस्टेंस मेज़र करना है वो डिस्टेंस कहाँ से मेज़र करना है, सेंटर से, दोनों चार्जेस के सेंटर से, है ना, सरफेस से नहीं मेज़र करना, सेंटर से, ठीक है। तो क्लियर होगी बात, है ना। अब इसका हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म लिख रहे हैं, इसी लॉ को मैथमेटिकली हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। देखिए, इससे क्लियर क्या हुआ कि अब इनमें जो फोर्सेस लग रहे हैं, दैट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड, है ना, ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज, एंड द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। ये उसका फर्स्ट पार्ट है, ये उसका सेकेंड पार्ट है। दोनों के कॉम्बिनेशन से F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, अगर हम लोग दोनों को एक साथ लिखें तो, है ना, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। इसलिए F इज इक्वल टू, जब हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट लाना है, कूलम कांस्टेंट कहलाता है वो, और उसका वैल्यू हो जाएगा, अभी हम लोग उसको K लिख रहे हैं सिंपली, ओके, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, वेयर दिस K इज इक्वल टू 1/4 पाई epsilon naught, okay, this is 1/4 pi epsilon naught, and this is called epsilon। और ये जो जीरो यूज कर रहे हैं ना, इसके लिए हम लोग क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे, नॉट। और ये क्या बताता है, मीडियम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। क्या बताता है, मीडियम के बारे में, कि मीडियम कैसा है, एप्सिलॉन नॉट, ओके। देखिए, नाउ देयरफॉर F इज इक्वल टू 1/4 पाई epsilon naught into Q1 Q2 by R square, and this epsilon naught का वैल्यू होता है 8.854 into 10 to the power -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। एंड जिसको हम लोग पूरा कूलम कांस्टेंट कह रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर सबका वैल्यू यहाँ रख दिया जाए तो पाई का वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, तो ये कैलकुलेट होकर आता है 9 × 10 to the power 9, और इसके जो यूनिट होगा वो इसका इन्वर्स होगा, बिकॉज एप्सिलॉन नॉट डिवाइड में 4 पाई यूनिट लेस कांस्टेंट है, ओके। सो इट इज न्यूटन
मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं कूलम कांस्टेंट, कूलम कांस्टेंट, ओके। तो ये इक्वेशन आया हम लोगों का, कूलम फोर्स का इक्वेशन आया। सिंपली इक्वेशन 1 को हम लोग इस तरह भी लिखते हैं, रिटन एज F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ओके। ये मॉडवर्ड हटा देते हैं, सिंपल में हम लोग को ये अंडरस्टूड है, सिंपली इस तरह से लिखते हैं। और ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों का मैथमेटिकल फॉर्म आया कूलम्स लॉ का। अब थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं कि ये एप्सिलॉन क्या है ना। एप्सिलॉन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, ये एप्सिलॉन जो है ये क्या कहलाता है, परमिटिविटी। ये क्या देता है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। यहां पर नॉट हम लोग यूज करें क्योंकि हम लोग अपना एक्सपेरिमेंट कहां कर रहे हैं, हम लोग ये जो फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं कहां कर रहे हैं, वैक्यूम में। तो ये जीरो जो है ये वैक्यूम का सेंस दे रहा है। तो परमिटिविटी ऑफ क्या कहां का हुआ, फ्री स्पेस और वैक्यूम। यहां पर जो एप्सिलॉन नॉट हम लोग यूज कर रहे हैं वो क्या बता रहा है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। एक्चुअली जब कोई चार्ज किसी मीडियम में होगा, है ना, तो उस चार्ज की वजह से वो जो मीडियम है वो किस हद तक पोलराइज होगा, है ना। ये किस हद तक पोलराइज होगा, ये जिस फिजिकल क्वांटिटी से पता करना है, या जिससे जो फिजिकल क्वांटिटी इसके बारे में बताती है, उसी को हम लोग कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसका सिंबल एप्सिलॉन है। और यहाँ पर चूंकि वैक्यूम की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने नॉट यूज किया है ना। कोई दूसरा मीडियम होगा तो हम लोग उसके लिए उस दूसरे मीडियम का कोई सिंबल लिख सकते हैं। सपोज दैट वाटर है या एनी मीडियम है, तो एप्सिलॉन एम इज अ जनरल फॉर्म फॉर एनी मीडियम, है ना। इस तरह से हम लोग सिंबलाइज करेंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले लीजिए, है ना। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और दूसरी बात पे हम लोग देखते हैं कि क्या है। इसको मिटा देते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अभी देखा कि ये वैक्यूम में हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, है ना। और अगर वैक्यूम ना हो, कोई दूसरा मीडियम हो, सपोज दैट वाटर हो या कोई और मीडियम हो, तो वहाँ पर कूलम फोर्स कैसे कैलकुलेट होगा, कूलम फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, और फिर उसको हम लोग रिलेट करेंगे इस एक्सप्रेशन के साथ जिसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया है कूलम फोर्स वैक्यूम में, उसके साथ हम लोग रिलेट करेंगे। तो लिखा जाए, इस तरह से हेडिंग बनाया जाए कि कूलम फोर्स इन एनी मीडियम। ओके, देखिए, सिंस इन वैक्यूम अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ओके। अगर मान लीजिए कि हम लोग इस पूरे सेटअप को, जैसे मान लीजिए कि ये चार्ज है ना, दो चार्ज Q1 और Q2 और डिस्टेंस R है, अभी वैक्यूम में। अब इस पूरे सेटअप को हम लोग किसी मीडियम में ले जाते हैं, यानी ना चार्ज का अमाउंट चेंज कर रहे हैं ना उनके बीच का डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, है ना। तो किसी दूसरे मीडियम में, इन अ गिवन मीडियम, सपोज दैट इन अ गिवन मीडियम M, ओके, मान लेते हो मीडियम M है। जब उस मीडियम में आप ले जाएंगे तो देयरफॉर फोर्स क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर चार्ज बदल नहीं रहा है, R बदल नहीं रहा है, यानी डिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा है। तो चेंज क्या हो रहा है, मीडियम। तो जब मीडियम चेंज होगा तो मीडियम की परमिटिविटी चेंज हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, 4πε0 नहीं यूज़ कर M, यानी उस पार्टिकुलर मीडियम की
परमिटिविटी, और बाकी सारे क्वांटिटी वही रह जाएंगे Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हम थोड़ा सा और चेंज करते हैं, ये चूंकि वैक्यूम में निकाल रहे हैं, वैक्यूम के लिए नॉट यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम इसको लिखेंगे एफ नॉट, फोर्स इन वैक्यूम, और ये फोर्स हम लोग निकाल रहे हैं किसी गिवन मीडियम में, इसलिए हम इसको कह दिया है एफ एम। ओके, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। ओके, अब हम ऐसा करते हैं, थोड़ा रिलेट करते हैं, है ना। ऐसा करते हैं कि हम लोग डिवाइड करते हैं फोर्स इन वैक्यूम और फोर्स इन एनी मीडियम। जब डिवाइड करेंगे सो इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, एंड दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और ये एप्सिलॉन नॉट चेंज होकर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन एम, बिकॉज द मीडियम इज चेंज्ड। आप देख रहे हैं कि एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन एम को छोड़ दिया है तो बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज से हमें सब एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगी, एंड दिस विल बी 1 बाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 बाई एप्सिलॉन एम। ठीक है, देयरफॉर एफ नॉट बाई एफ बिकम्स, पलट जाएगा, एंड इट विल बी एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको ध्यान से देखें तो ये क्या बता रहा है, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, और ये क्या बता रहा है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसका मतलब हम लोग इसको पढ़ सकते हैं कि परमिटिविटी ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। यानी किसी मीडियम की परमिटिविटी को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं वैक्यूम के परमिटिविटी के साथ, है ना, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका रेशियो ले रहे हैं, है ना। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, और इसको एक और नाम से जानते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से। तो ये क्या है हम लोग का, ये कहलाएगा रिलेटिव परमिटिविटी, और ये के क्या है, ये यूज करते हैं हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, इसको हम लोग दोनों कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर होगी बात। तो अब यहां पर एक नया टर्म डिफाइन हो गया, है ना, एक नया टर्म डिफाइन हुआ, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। सो देयरफॉर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि मीडियम की परमिटिविटी जो होगी वो हो जाएगी एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ओके, और आपको पता है कि एप्सिलॉन आर के लिए हम लोग यानी रिलेटिव परमिटिविटी के लिए हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी यूज़ करते हैं, इसलिए आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, याद रखना है इसको। ठीक है, और यहाँ से आपको डिफिनेशन भी मिल रहा है, आप कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, इन द वैक्यूम टू द गिवन मीडियम, है ना। कब, जबकि चार्जेस का अमाउंट, उनका डिस्टेंस सब सेम दोनों मीडियम में। दूसरी तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, तो दोनों तरह से डिफाइन करते ही आ गया। अब हम इसको यूज करेंगे सेकेंड इक्वेशन में रख के देखेंगे कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, है ना, या दूसरे तरीके से हम यहां से डायरेक्ट भी निकालेंगे। यानी अगर किसी मीडियम में फोर्स क्या हो रहा है, क्या हो रहा है का मतलब घट रहा है, बढ़ रहा है। अगर हम वैक्यूम से चार्ज के सेटअप को किसी दूसरे मीडियम में ले जाएं तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा, इस पर बात करेंगे। तो थोड़ा इधर हम मिटा रहे हैं, ठीक है। देखिए एक बात और यहाँ पर उस डिस्कशन से पहले हम कर लेते हैं, वो याद रखना है। डिटेल डिस्कशन हम लोग आगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तब वहाँ पर हम लोग पोलराइजेशन वगैरह देखेंगे, तब वहाँ पर और डिटेल में क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है, नोट में हम लिख देते हैं, और वो ये है कि वैल्यू ऑफ के इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इस इक्वेशन की बात करते हैं, यहीं से एक बात ले आते हैं, तो आप देख रहे हैं सिंस इसको हमने 2 कहा था, तो ऐसा करते हैं कि इसको हम 3 कह देते हैं, और ये जो आ रहा है कंबाइंडली इसको 4 कह देते हैं।
तो इक्वेशन 3 की हम बात करते हैं. फ्रॉम 3 you can see that F naught by Fm is equal to K. तो अगर मीडियम में फोर्स कैलकुलेट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो Fm इज इक्वल टू F नॉट बाई K. यानी कि वैक्यूम के अलावा किसी दूसरे मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो हमेशा घटेगा डिवाइडेड बाय के, है ना. और के का वैल्यू क्या होता है? 1 से ग्रेटर होता है, 1 से बड़ा होता है. तो जैसे ही आप मीडियम को चेंज करेंगे, है ना, वैक्यूम के कंपैरिजन में वहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घटेगा ही, बढ़ेगा नहीं. तो ये तो ऐसे ओरल भी याद रख लेना है. और अगर मान लीजिए उसका वैल्यू आपको दिया हुआ है तो आपको पता है कितना टाइम्स घटेगा बढ़ेगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा. ठीक है. मान लीजिए वाटर की बात करें, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू हो जाएगा 80, है ना. तो फोर्स 1/80 टाइम्स हो जाएगा, 1/80 टाइम्स. ठीक है. नोट कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो कर लीजिए. ठीक है. देखिए, ठीक है. अब हम लोग जैसा वेक्टर फॉर्म देखेंगे, कूलम्ब फोर्स का वेक्टर फॉर्म. तो नेक्स्ट टॉपिक इज वेक्टर फॉर्म. ठीक है. देखिए, suppose that Q1 and Q2 दो चार्जेस हैं, पॉइंट A और पॉइंट B पर इन स्पेस. ठीक है. और A का पोजीशन वेक्टर R1, B का पोजीशन वेक्टर R2 है ना. जब भी हम लोग कोई फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, है ना, किसी लॉ को डिफाइन करेंगे, तो वहाँ पर हमेशा हम लोग जो चार्ज लेते हैं वो हमेशा पॉजिटिव ही एज्यूम करना है ना, पॉजिटिव ही लेना है. उससे आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी बढ़ेगी, है ना. कोई डाउट नहीं रखना है, पॉजिटिव मानते ही हुए सारी बात करनी है. और आपको पता है कि अगर निगेटिव होगा तो कुछ नहीं होना है, नेचर ऑफ फोर्स चेंज हो जाएगा. यहाँ रिपल्सिव है, दोनों निगेटिव हो गया तो रिपल्सिव, और एक निगेटिव रहा एक पॉजिटिव रहा तो अट्रैक्टिव हो जाएगा, है ना. और कोई बात नहीं है. तो अब यहाँ पे देखना है कि ये मान लीजिए Q1 Q2 पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो जब फोर्स अप्लाई करेगा तो ये इसको रिपेल करेगा. रिपल्शन इस डायरेक्शन में होगा. एंड दिस इज द फोर्स किस पे लग रहा है? 2 पे लग रहा है, F2, फोर्स ऑन 2. कौन लगा रहा है भाई? 1 लगा रहा है. दिस इज फोर्स F21. ओके. और आपको डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है तो उसका भी तरीका बता रहे हैं कि यहाँ पर A और B के बीच जो डिस्प्लेसमेंट है उसको कैलकुलेट करना. आप A आपको फोर्स अप्लाई कर रहा है ना, किस पर? सेकेंड पर. तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा B फाइनल पोजीशन, A इनिशियल पोजीशन. फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कौन है? R2, इनिशियल कौन है? R1. फाइनल माइनस इनिशियल, सो इट विल बी R2 माइनस R1, और इसको हम ऐसे लिखते हैं R21. ओके, क्लियर. और इसका डायरेक्शन किधर है? फ्रॉम A टू B. क्लियर. तो अब हम लोग जो कूलम्ब
लॉ पढ़ा, जो फोर्स कैलकुलेट किया वो अप्लाई करते हैं, है ना। यहाँ पर आपको पता है कि ये जो F21 हम लोग बता रहे हैं, दिस F21 क्या है, फोर्स ऑन सेकेंड 2, कौन कर रहा है, बाई Q1, कौन अप्लाई कर रहा है, Q1, Q2 पे अप्लाई हो रहा है, अप्लाई करने वाला कौन है, Q1, ठीक है। और R21 जो वेक्टर है, R21 इज R2 माइनस R1 वेक्टर है ना। और सपोज दैट R21 के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है R21 कैप, है ना, दिस R21 कैप, R21 कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर R21, है ना। और आपको पता है कि यूनिट वेक्टर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, दिस इज द वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। हम लोगों ने 11th क्लास में देखा था, जैसे यूनिट वेक्टर ए कैप वेक्टर है बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, उसी फॉर्मेट पर, ठीक है। तो इतनी बात आपके रेफरेंस के लिए, अगर भूल गए तो याद हो जाएगा। अब देखिए हम लोग को निकालना है दिस फोर्स F21, कुछ नहीं करना है, आपने जो लॉ पढ़ा है बस सीधा अप्लाई कीजिए। भाई क्या पढ़ा आपने कि इट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्जेस का प्रोडक्ट Q1 Q2 बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस, है ना, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर डिस्टेंस R21 का होल स्क्वायर, ओके। और चूंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो हम लोगों को क्या करना होगा, इसको वेक्टर बनाने के लिए फोर्स के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उससे मल्टीप्लाई करना होगा। और आप देख रहे हैं कि फोर्स के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन है, R21 है, तो R21 से इसको मल्टीप्लाई किया, अब ये वेक्टर बन गया, ओके। दिस इज द फोर्स ऑन सेकंड चार्ज बाय फर्स्ट चार्ज, क्लियर, गुड। तो इसको 1 कह दीजिए। अब इस पूरे सिचुएशन को जरा उल्टा समझा जाए। अब ये समझा जाए कि फोर्स 2 लगा रहा है किस पर, 1 पर। कहानी थोड़ी बदल गई, यानी इसको समझने के लिए ऐसे समझिए कि इसी चीज़ को हम ऐसे बता रहे हैं कि अब फोर्स लगा रहा है कौन, अब फोर्स लगा रहा है 2, किस पे लगा रहा है, 1 पर। तो अब ये हो जाएगा F1/2, यानी फोर्स ऑन 1/2। और जब फोर्स ऑन 1/2 लग रहा है तो अब जो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, अब B लगा रहा है A पर, तो B मेरा इनिशियल पोजीशन हो गया और जिस पे लग रहा है वो हो गया फाइनल पोजीशन। तो अब जो वेक्टर होगा वो होगा फाइनल माइनस इनिशियल। अब मेरा ये R1 फाइनल होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब R1 माइनस R2 वेक्टर हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे उसको R1 माइनस R2 वेक्टर, जो डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे और उसको शॉर्ट में लिखना है R12। और इस R12 का यूनिट वेक्टर R12 कैप होगा, जैसे कि यहाँ पर हम लोग लिख रहे थे इसका, ठीक है। तो अब अगर हम लोग फोर्स निकालते हैं, पलट गया 1 पे लगेगा, तो इसी तरह से निकाल लेंगे, लिखेंगे सिमिलरली फोर्स ऑन 1/2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट, यानी R12 वेक्टर का होल स्क्वायर ना, मैग्नीट्यूड ले लिया। और वेक्टर फोर्स जो है वो वेक्टर है, वेक्टर बनाने के लिए क्या करना होगा, मैग्नीट्यूड को फोर्स के डायरेक्शन में, इधर फोर्स लग रहा है इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो इस डायरेक्शन में वेक्टर कौन है, R12 है, तो इसी R12 का क्या लेना होगा, यूनिट वेक्टर, जो क्या है R12 कैप। सो इट इज R12 कैप, समझ गए, ठीक है। दूसरी बात बहुत आसान है, बस जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है उसी फॉर्मूले में आपको अप्लाई कर देना है। बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेक्टर का कंसेप्ट लेकर के आना है, और वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जिधर फोर्स अप्लाई हो रहा है उस डायरेक्शन में जो वेक्टर है उसी का यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये R12 और R21 क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं। तो देयरफॉर R12 और R21 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, ठीक है। दूसरी बात, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। आप देख लीजिए यहाँ
देखिए ये R21 का डायरेक्शन और ये R, यानी एक का डायरेक्शन A से B की तरफ है तो दूसरा का डायरेक्शन B to A है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं R12 कैप इज इक्वल टू माइनस R21 कैप बिकॉज बोथ हैव द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, है ना। तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन में अपोजिट है सो माइनस ले, है ना। एक और बात आप देख रहे हैं यहाँ R21 और R12 की बात कर रहे हैं वेक्टर। R21 यानी A से B का डिस्टेंस या B से A का डिस्टेंस वो तो सेम होगा, है ना। डिस्टेंस यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर R12 और R21, है ना, दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो सेम होगा, यानी R12 वेक्टर और R21 वेक्टर दोनों ही सेम होगा। तो अगर हम लोग इस इंफॉर्मेशन का यूज इक्वेशन 2 में करें, पुट करें, है ना, तो क्या होगा, देयरफॉर फ्रॉम 2, ये जो इक्वेशन 2 हो जाएगा वो इस तरह से लिखा जा सकता है F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाई, देखिए R12 स्क्वायर, और हम जान रहे हैं कि R12 के वैल्यू R21 के वैल्यू के बराबर है, दोनों इक्वल है, तो R12 को हम R21 लिख सकते हैं, सो इट कैन बी R21, R12 को लिख दिया, ठीक है, इनटू, अब देखिए यहाँ R12 कैप है लेकिन R12 कैप को हम लोग माइनस R21 कैप लिखेंगे, माइनस R21 कैप, क्लियर। और थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, आप फिगर लिख लिया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, ठीक है। हम थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए हटते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलिए हम थोड़ा यहां बिठा रहे हैं, चलिए फिगर को छोड़ देते, यहीं पे लिख देते हैं। चलिए अब देखिए ये जो आप लेकर आए ना, इसको हम इधर लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा, देखिए, सो दिस F12 इज इक्वल टू, सबसे पहले ये जो माइनस है ना, ये माइनस को आगे लीजिए, विल बी माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाई R21 स्क्वायर इनटू R21 कैप, क्लियर। अब सिर्फ इतने इक्वेशन को आप ध्यान से देखें और इक्वेशन 1 को ध्यान से देखें, मिलाइए, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R21 स्क्वायर, R21 के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर, R21 कैप, ओके, सेम है। तो इस पूरे इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 F21 लिख सकते हैं, इसलिए F12 इज इक्वल टू क्या मिला, F21, और ये माइनस जैसे ये माइनस वैसे ही लिख देना है ना। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है जो अक्सर पूछा भी जाता है ना। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि पहला चार्ज दूसरे चार्ज पर जितना फोर्स अप्लाई कर रहा है उतना ही फोर्स दूसरा चार्ज पहले चार्ज पे अप्लाई कर रहा है, यानी फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। और ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि भाई दोनों का डायरेक्शन अलग होगा, एक इस तरफ अप्लाई हो रहा है तो दूसरे का डायरेक्शन उसके अपोजिट है ना। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, ओके, अपोजिट इन डायरेक्शन। और एक और बात है, पहला किस पे अप्लाई कर रहा है, सेकंड वाले पर, और सेकंड वाले किस पे अप्लाई कर रहा है, फर्स्ट वाले पर। तो दोनों फोर्स न सिर्फ मैग्नीट्यूड में इक्वल है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, बल्कि दो डिफरेंट चार्जेस पर भी अप्लाई हो रहे हैं। इसको सुनकर आपको कोई लॉ याद नहीं आ रहा है, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आप इस लॉ को कहीं पढ़ चुके हैं। याद कीजिए, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन, यही तो था, है ना। फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, और एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, यहाँ पे एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट चार्जेस। तो इससे क्या पता चला कि कूलम्स लॉ जो है वो एक तरह का एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्स है ना। कैसा है ये, एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्स है ये, पेयर ऑफ फोर्स। और आप कह सकते हैं कि कंसिस्टेंट है ये, और आप सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि ओबे द थर्ड लॉ, थर्ड लॉ को ओबे करता है। क्लियर होगी बात।
तो यहाँ आपने क्या देखा कि कूलम्ब्स लॉ क्या है, उसके बाद आपने दूसरे मीडियम में, किसी दूसरे मीडियम में वैक्यूम को छोड़ करके कूलम्ब्स लॉ को जब कैलकुलेट किया तो वहाँ एक नए टर्म को हम लोगों ने डिफाइन किया, रिलेटिव परमिटिविटी या डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन किया। हम लोगों ने क्या देखा कि अगर वैक्यूम से किसी मीडियम में हम लोग सेटअप को ले आते हैं, यानी उसके वैल्यू, चार्ज के वैल्यू को नहीं चेंज करना होता है, डिस्टेंस को चेंज अगर नहीं करेंगे तो हमेशा कूलम्ब फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घटेगा। तीसरी चीज़ हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म देखा। तो वेक्टर फॉर्म में हम लोगों ने क्या देखा कि दरअसल ये थर्ड लॉ को ओबे करता है, यानी अगर आपने एक चार्ज दूसरे पे कितना फोर्स कैलकुलेट कर रहा है तो फिर दूसरा कितना लगा रहा है इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अमाउंट सेम होगा, हाँ बस डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, और एक बात और यहाँ पर जब आ ही गई तो एक बात और लिख लीजिएगा कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यानी कूलम्ब फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव होता है। कैसा फोर्स है? इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, उसी तरह से ये भी क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में जान लीजिए किसको कहते हैं, यानी ऐसा फोर्स जिसकी वजह से जो वर्क डन होता है वो उस पाथ पर फॉलो नहीं करता। उसको ऐसे समझिए कि द वर्क डन by the force is independent of the path followed। इतना ही लिख देते हैं, इसका आगे मतलब समझिए, यानी जब वर्क डन करना है तो चार्ज डिस्प्लेस होगा ना, तो वो जो चार्ज डिस्प्लेस होगा तो किस रास्ते से, किस पाथ को फॉलो करते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचा, वो उस पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर अगर डिपेंड करता है तो ऐसा फोर्स क्या कहलाता है, कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। तो कूलम्ब फोर्स भी क्या है, कंजर्वेटिव इन नेचर है ना। तो ये 2-3 बातें थी, उसको नोट कर लीजिए। कुछ और बातें हैं जिसको हम लोग नोट करेंगे। चलिए उसको नोट में लिखा जाए, बिठा दें। ओके, तो यहां पर जो भी चीजें हम लोग लिख रहे हैं ना, इसको नोट में लिख लेते हैं, नोट में मेंशन कर लेते हैं। ओके, तो एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्स है, ये कंजर्वेटिव इन नेचर है, थर्ड लॉ को ओबे करता है। और एक बात जान लीजिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और अगर मान लीजिए कि हम कंपेयर करें ग्रेविटेशनल फोर्स को, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको इस तरह समझिए, जैसे मान लीजिए 2 प्रोटॉन ले लिए जाए, तो दोनों प्रोटॉन्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, क्योंकि दोनों प्रोटॉन के मासेस हैं, मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, है ना, और दोनों पे चार्जेस भी हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होगा। तो अगर हम लोग ये कैलकुलेट करना चाहें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू ज़्यादा होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू ज़्यादा होगा, तो देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं कि एफ ई इज़ ग्रेटर दैन एफ जी। क्लियर हो रहा होगा, एफ ई जो है वो हम बता रहे हैं क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रेफर कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये बता रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक बात और बता देते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से रिलेट करके कि देखिए k का वैल्यू आपने देखा कि इन जनरल ग्रेटर देन 1 फॉर एनी मीडियम एक्सेप्ट वैक्यूम, k इज इक्वल टू 1 होगा फॉर वैक्यूम और k इज इक्वल टू होगा
infinity for a conducting medium, for conducting medium. हाँ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए. वहाँ पर हम लोगों ने के को डिफाइन किया था, यहाँ पर ये डेटा नोट कर लीजिए. ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आप ठीक समझे, बेहतर समझे. ठीक है, और अब हम लोग देखते हैं एक लॉ है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. हाँ, एक बात और यहाँ पर नोट कर लीजिए. उसके बाद अभी क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए कि दो चार्जेस हैं, उन दोनों के बीच में फोर्स लग रहे हैं, एक तीसरा चार्ज भी वहाँ प्रेजेंट है, तो उस थर्ड चार्ज के प्रेजेंट होने की वजह से उन दोनों चार्जेस के बीच जो कूलम्ब फ्लो लग रहा है उस पर क्या असर पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो याद रखें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. यानी कि कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंट ऑफ द थर्ड चार्ज और एब्सेंट ऑफ द थर्ड चार्ज. मैटर नहीं करता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको लिख लीजिए. फिर हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर आ जाएंगे. लिख लीजिए, इसको लिखेंगे. कूलम्ब फोर्स इज, ऐसे करिए, कूलम्ब फोर्स तो समझ ही नहीं, लिख ऐसे करिए, कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is independent of the presence or absence of the third charge. Okay, clear? चलिए, ठीक है. अब उसके बाद हम लोग लिखते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ठीक, लिखिएगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जैसे मान लीजिए कोई एक चार्ज है यहाँ पर और इसके चारों तरफ कई चार्जेस है, सपोज दैट n चार्जेस है. तो उन चार्जेस की वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा, हर चार्ज इस पे फोर्स लगेगा, तो इस चार्ज पे जो नेट फोर्स लगेगा वो नेट फोर्स कितना होगा, उस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक प्रिंसिपल यूज करते हैं. उसका नाम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज है, कोई चार्ज है यहाँ पर है, ठीक है, कोई चार्ज यहाँ पर है, कोई चार्ज यहाँ पे है, कोई चार्ज यहाँ पर है. कई चार्जेस हैं, है ना. मान लीजिए यहाँ पे चार्ज है Q1, यहाँ चार्ज है Q2, यहाँ चार्ज है Q3, यहाँ पे कोई चार्ज है ith चार्ज, यहाँ पे चार्ज है nth चार्ज, है ना. और अभी मैंने बताया था आपको कि जब भी हम लोग कोई भी काम करेंगे सारे चार्जेस पॉजिटिव चुनना है. तो ये पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा. क्या होगा, रिपल्शन होगा.
ये इसको पुश करेगा। याद रखिएगा कि ये जो चार्ज है ना, यही वो चार्ज है जो हम लोगों का फोर्स फील करेगा। ये किस पे फोर्स लगा रहा है ये नहीं कैलकुलेट करना है, इस पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है इसकी बात करना है। तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, रिपल्शन। देखिए फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, कौन लगा रहा है भाई, 1 लगा रहा है, सेट F1, ठीक है। ये 2 लगा रहा है इस पे, अब ये इसको पुश करेगा, धक्का देगा, है ना, डाउनवर्ड। इधर लगा सेकेंड फोर्स F2, दिस इज थर्ड, ये इसको पुश करेगा इस डायरेक्शन में, और ये इस डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा, फोर्स ड्यू टू थर्ड इज F3। उसी तरह से nth चार्ज जो फोर्स इस पे अप्लाई करेगा, दिस इज Fn, ओके। अब देख रहे हैं, चार्ज Q1 अप्लाइड फोर्स इज F1, चार्ज Q2 अप्लाइड फोर्स इज F2, चार्ज Q3 अप्लाइड फोर्स इज F3, एंड सो nth चार्ज अप्लाइड फोर्स Fn। तो नेट चार्ज क्या होगा, देखिए नेट चार्ज के बारे में प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो टोटल नेट फोर्स जो होगा, सॉरी नेट चार्ज नहीं, नेट फोर्स, तो नेट फोर्स होगा इस चार्ज पर, वो नेट फोर्स जो होगा वो सारे यानी एक एक चार्ज, इंडिविजुअल चार्ज जो इंडिविजुअल फोर्स अप्लाई कर रहा है उन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। सम नहीं, वेक्टर सम होगा, यानी कि आपको सम तो करना है, रिजल्टेंट तो निकालना है, बट ये कैसे निकालना है, अप्लाइंग द वेक्टर लॉ। सिंपल 2 4 5 जोड़ नहीं देना है ना, आपको करना क्या है, वेक्टर के एप्लीकेशन से आपको रिजल्टेंट निकालना है ना। तो इसको लिख लेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, देखिए द टोटल फोर्स इज द वेक्टर सम of the forces applied by the individual charges separately। बस यही कीवर्ड, इसको समझिए, है ना। अब बहुत ज़्यादा अभी इसकी मैथमेटिक्स में नहीं जाना है, कोई फ़ायदा भी नहीं, क्योंकि आपको जब न्यूमेरिकल बनाना होगा तभी वहीं पर आपको वहाँ पर क्लियर समझ में आएगा कि कैसे कैसे लॉज अप्लाई करना है, क्या करना है, कैसे रिजल्टेंट निकालना है, एंगल है नहीं है, जो भी होगा वहाँ देखा जाएगा। तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेट फोर्स F इज़ द F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस सो एंड सो Fn। बस हो गया, ये आपको जानना है, और ये प्योर मैथमेटिकल पर्पस से ही इसको करना है हम लोग को, मैथमेटिकली ही इसको हम लोग को देखना है। जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो वहीं पर देखेंगे हम लोग इसको, ठीक है। क्लियर हुआ। और ठीक इससे पहले अभी हम लोगों ने नोट पॉइंट में लिखा था कि 2 चार्ज के बीच जब फोर्स लगेगा तो वो उसके आसपास और जो चार्जेस हैं उन चार्जेस के प्रेजेंस या एब्सेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो जब आप F1 कैलकुलेट करेंगे तो ये सिर्फ इस Q1 और Q2 पे डिपेंड करेगा और इनके बीच जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगा। उसी तरह से जब F2 कैलकुलेट करेंगे तो समझिए कि सिर्फ यहाँ पर कौन है, Q और Q2 है, बाकी सारे चार्ज प्रेजेंट हों ना हों कोई मैटर नहीं करता है, उससे ये इफेक्टेड नहीं होगा। इसलिए उस पॉइंट को हमने पहले भी क्लियर कर दिया। ये आपका कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, ओके। और थोड़ा सा बीच में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, और किसी दूसरे मीडियम में जब हम लोग चार्ज के को प्लेस करेंगे, अगर डिस्टेंस और उनके चार्जेस के वैल्यू चेंज नहीं करेंगे तो वैक्यूम और दूसरे मीडियम में जो फोर्सेस होते हैं वो क्या होंगे। तो अभी हम लोगों ने डायरेक्टली की ज़्यादा कहा था कि घट जाएंगे, ठीक है, वो देखा, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन किया। और साथ में हम लोगों ने एक चीज़ ये देखा कि अगर नॉन कंडक्टिंग मीडियम है तब तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होगा वो हमेशा 1 से बड़ा होगा, है ना, ग्रेटर देन 1 होगा। वैक्यूम का हम लोगों ने देखा कि 1 होता है, और जब कोई कंडक्टिंग मीडियम होगा तब वहाँ पर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू इन्फिनिटी होगा, ये देखा। और ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल था, ये देख लिया।
नेक्स्ट जो हम लोगों का लेक्चर होगा वहाँ अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी बातें हो गई, कुछ न्यूमेरिकल्स वहाँ हम लोग को प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस से है ना, हम लोग एडिटिव नेचर पर बात किया था, उसको देखेंगे। फिर हम लोगों ने बात किया था कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, तो क्वांटाइजेशन से भी कैसे न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव ही नेचर का क्यों ना हो, उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग कूलम्स पे आएंगे और स्पेशली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है उसको अप्लाई करके हम लोग डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ प्रॉब्लम पर बात करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो हो जाएगा हम लोग का वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस पर हम लोग बात करेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू।